अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं BRS, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये FAA जो फाइनेंस अकाउंट्स स्टैंड के कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटेंसी में मुश्किल माने जाने वाले चैप्टरों में से एक है, और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर सबसे इजी लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो हम प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। 3 वर्ड से बना है। बैंक जानते होंगे आप, स्टेटमेंट भी जानते होंगे आप, और रिकन्सिलेशन बोलते हैं सलाह करना, अगर हम उर्दू में बोलते हैं सलाह करना। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो सलाह करता है। सलाह तब की जाती है जब दो फरीकों के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा हो। तो हमें पहले देखना है किन पार्टीज़ के दरमियान डिसएग्रीमेंट है, किन दो पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा है, जिनके दरमियान ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सलाह करेगा। तो इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व है। एक है कैश बुक जो किया है प्रिपेयर कस्टमर ने, और दूसरा है पासबुक जो कस्टमर की कॉपी है। पूछा जाता है कि पासबुक क्या होती है। इट इज़ द कॉपी ऑफ कस्टमर इन बैंक। इट इज़ a copy of कस्टमर, लिख के रखना आप, कस्टमर इन बैंक। ये कस्टमर की कॉपी होती है कहाँ? बैंक के पास। पूछा गया एग्जाम में, याद रखना कि जो पासबुक है ये कस्टमर की बैंक कॉपी है। ये कस्टमर के रिकॉर्ड्स कहाँ पर? बैंक में। तो कैश बुक कस्टमर खुद प्रिपेयर करता है, और पासबुक जो कस्टमर का ही रिकॉर्ड है लेकिन इसे प्रिपेयर बैंक करता है। जब एक कस्टमर बैंक पे जाता है, वहाँ से या तो अपना पासबुक ले जाता है यहाँ से और एंट्रीज कराता है उसमें। जो पासबुक हमारे पास होती हैं ट्रेडिशनल, वो कॉपी होती हैं, उसमें वो बैंक वालों से एंट्रीज कराता है और घर आके टैली करता है अपने कैश बुक से जो उसने घर में प्रिपेयर किया है। और मॉडर्न दौर में हम क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट लाते हैं प्रिंट करके, बैंक स्टेटमेंट। तो क्या होता है, यहाँ तो पासबुक है, यहाँ बैंक स्टेटमेंट है, या आज के ज़माने में हम J&K बैंक का इस्तेमाल करते हैं या कोई किसी और बैंक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट जनरेट होते हैं, तो उसे ई स्टेटमेंट कहा जाता है। तो आप पासबुक कहिए, आप बैंक स्टेटमेंट कहिए या ई स्टेटमेंट, दीज आर वन एंड द सेम। यानी ये भी पासबुक है, ये भी पासबुक है, और ये भी पासबुक। तीनों एक ही है मगर नाम मुख्तलिफ है। पासबुक भी कहा जाता है, बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ई स्टेटमेंट। ये तीनों क्या है? ये तीनों कस्टमर के रिकॉर्ड है कहाँ पर? बैंक के पास। कस्टमर की कॉपी कहाँ पर है? बैंक के पास है। कौन? पासबुक। तो इसमें डिसएग्रीमेंट आता है। कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंसेस होती है वो मुख्तलिफ होती है। कैश बुक फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाता है कि मेरे बैंक में 10,000 रुपये है, लेकिन जब पासबुक आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर दिखाते हैं कि आपकी बैंक में बैलेंस 9,000 ही है। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट क्रिएट हुआ। जब डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है तो प्रिपेयर किया जाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। याद रखिए क्या किया जाता है, तो इस डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बनाता कौन है ये याद रखना, बैंक नहीं बनाता है बल्कि कस्टमर बनाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन बनाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो याद रखना कस्टमर। कभी कभी कस्टमर नहीं दिया गया होता है तो वहाँ पर दिया होगा अकाउंटेंट, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो खुद से अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, बल्कि उनके अकाउंटेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, कभी कस्टमर नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में, अकाउंटेंट दिया गया होता है। तो आप ये मान के चलिए कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, या उसका अकाउंटेंट होगा वो बनाएगा। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है या अकाउंटेंट बनाता है। और क्या है ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस हुई हैं, क्यों हुई है, क्यों डिफरेंसेस हैं दोनों में, उनको रिकॉर्ड करता है विद रीज़न। कि कैश बुक में बैलेंस क्यों ज़्यादा है या पासबुक में क्यों कम है,
डिफरेंस किस वजह से उन डिफरेंस पॉइंट्स को वो निकाल कर एक अलग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी जो इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट हुई है, किस वजह से हुई है, कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुई है, उसको वो रिकॉर्ड करता है विद रीज़न। और इसमें जो एक अहम पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो ये BRS है, ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम बेस पर होती है। लेकिन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है, ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है शॉर्ट में। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा। आगे चलेंगे हम BRS के पर्पज़ पर कि क्यों बनाई जाती हैं ये BRS का पहला पर्पज़ जो है वो है टू फाइंड एरर्स और ओमिशंस। एरर क्या है और ओमिशन क्या है, ये भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिमाइंडर दूं कि एरर होता है कि एंट्री रिकॉर्ड हुई होती है, यानी एंट्री स्किप नहीं हुई है, एंट्री रिकॉर्ड हुई है लेकिन गलत रिकॉर्ड हुई है। लिखना था 5,000, लिखा है 500, यानी किसी ने 5,000 लिए तो वो रिकॉर्ड हुआ है कि लिए है, लेकिन लिए है 5,000, लिखा है सिर्फ 500, ये एरर है। दूसरा होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि 5,000 लिए लेकिन कहीं पर लिखा ही नहीं है, यानी भूल गए हैं लिखना। दिस इज़ द एरर ऑफ ओमिशन। तो BRS का पर्पज़ जो है, मेन पर्पज़ ये है कि ये ओमिशंस और एरर्स को रिकॉर्ड यानी आइडेंटिफाई करती हैं। दूसरा क्या करती हैं, टू नो द करेक्ट बैलेंसेस। चूँकि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस होती हैं, ये एक बैलेंस दिखाती है, ये दूसरी बैलेंस दिखाती हैं। अब इनकी बैलेंस को टैली करने के लिए डिफरेंसेस का निकालना ज़रूरी है। वो बैंक रिकन्सिलेशन करता है। जब बैंक रिकन्सिलेशन डिफरेंसेस के को आइडेंटिफाई करता है, तब जाके पासबुक और कैश बुक की बैलेंसेस टैली हो जाती हैं। इसका मतलब वी अराइव एट अ करेक्ट अमाउंट। तो दूसरा होता है टू नो द करेक्ट बैंक बैलेंस। तो हम एक जो करेक्ट बैंक बैलेंस है उस पर पहुंच जाते हैं, किसकी मदद से, बैंक रिकन्सिलेशन की मदद से। तीसरा होता है टू इंश्योर एक्यूरेसी, क्योंकि जो ये डिफरेंस आती हैं किसी वजह से आती हैं, या तो एरर हुआ होता है या ओमिशन हुआ होता है। जब हम एरर्स और ओमिशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन एरर्स और ओमिशंस को रेक्टिफाई करते हैं, तो हमारी जो अकाउंटिंग हो जाती है वो एक्यूरेट हो जाती है। और एक्यूरेट जब ये अकाउंटिंग हो जाती है, तो इसे हम एक प्रिंसिपल जो है जिसे हम बोलते हैं एथेंटिसिटी, वो एथेंटिसिटी बरकरार रहती है अकाउंट्स की। तो हमें एक्यूरेसी मिलती है। कैसे मिलती है, जब हम BRS प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि BRS जो है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो डिफरेंसेस रिकॉर्ड करती हैं, वो डिफरेंसेस अराइज हुई ही क्यों है, उनकी वजह जानेंगे। रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, ये जानेंगे हम। कैश बुक और पासबुक के दरमियान डिफरेंसेस क्यों होती है। और ये आप याद रखना, जो पासबुक होता है ये कस्टमर की कॉपी होती है किसके पास, बैंक के पास। यानी कस्टमर का रिकॉर्ड बैंक के पास कौन सा होता है, पासबुक। इसे बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आज के दौर में ई स्टेटमेंट में भी बोलते हैं। तो अब रीजंस क्या है कि इनके कैश बुक और पासबुक के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों अराइज होती हैं। एक होती है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरी होती है जब हम ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो डिफरेंट टाइम्स पर रिकॉर्ड हुई होती हैं। ये आप मिलाकर ही समझें कि ट्रांजेक्शन हुई कि मैंने पहली तारीख को किसी को कैश दिया है, कैश पेड टू ए, मैंने किसी को कैश दिया, या चेक पेड टू ए, चेक दी है किसको, ए को, 10,000 की। जो ही मैंने चेक दी, तो मैं उसी टाइम 10,000 अपने कैश बुक में दिखाता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये कम हुए। लेकिन मैं तीसरे दिन जाता हूं बैंक पर, वहां पर 10,000 रुपये ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिसने ये चेक ली थी वो बैंक के पास गया ही नहीं, इसलिए बैंक ने मेरे पैसे काटे ही नहीं।
क्योंकि मैंने उसी टाइम काटे हैं जिस टाइम मैंने चेक दी, लेकिन बैंक ने नहीं काटे हैं क्योंकि वो 2 दिनों में बैंक के पास नहीं गया है चेक लेके। इसका मतलब जो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ, ये टाइमिंग डिफरेंस हुई कि मैंने उसी टाइम डिडक्ट किया अमाउंट, लेकिन बैंक वालों ने अभी डिडक्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने चेक को क्लियर नहीं किया है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस रहती है, यही समझेंगे आप। इसी तरह चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, आपने बैंक में चेक डाली, जो ही आपने बैंक में चेक डाली तो आप घर में आए और आपने लिखा कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हुए, लेकिन आपने बैंक में चेक डाली है, लेकिन बैंक ने 2 दिनों तक चेक आपके अकाउंट में जमा नहीं की है। इसका मतलब वो अभी भी आपका अमाउंट कम दिखा रहा है, तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। इसी तरह ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, वो ट्रांजेक्शन्स जो सिर्फ बैंक ही रिकॉर्ड करता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ा है कि बैंक ने कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं मेरी पासबुक में, तो वो क्या होंगी। सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड बाय द बैंक विदाउट प्रायर इंटीमेशन, क्योंकि बैंक जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी करता है हमारी पासबुक में जिनका हमें प्रायर इंटीमेशन नहीं मिलता होता है, मतलब हमें पहले नहीं बताया गया होता है उन ट्रांजेक्शन के मुतालिक। एग्जांपल लीजिए बैंक चार्ज एंड कमीशन, कि बैंक ने फॉर एग्जांपल एटीएम चार्ज किया, एटीएम चार्जेस लगाई, और आज के दौर में मैसेज मिलती है, आप समझिए कि आपकी मैसेज ब्लॉक है, आपको मैसेज ही नहीं आई, और बैंक ने काटी है 100 रुपये एटीएम चार्जेस के दर के। आप दूसरे दिन गए बैंक पर, तो आपको अपने जो आप मानिए तो आपको था, आपके हिसाब से आपके अकाउंट में 1000 था, लेकिन चूंकि बैंक ने चार्जेस किए हैं 100 रुपीज़, तो इसका मतलब बैंक में आपका बैलेंस होगा 9900 का। आप गए तो आपने बोला यार मेरी तो 10,000 दिखाती हैं बैलेंस होनी चाहिए थी बैंक में, आप आप तो 9,900 ही दिखा रहे हैं, तो 100 कहाँ गया। तो डिसएग्रीमेंट आया इस पॉइंट पर, तो देखा गया कि वहाँ पर बैंक चार्जेस लगाई गई थी जो कि कस्टमर को पता नहीं थी, और उसने वो अपने कैश बुक में डिडक्ट नहीं की थी। इसी तरह से इंटरेस्ट चार्जड बाय बैंक, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब आप बैंक से पैसे ज़्यादा निकालते हो बैलेंस से, यानी मतलब कि आपका बैंक में था 10,000 और आपने विड्रा किया 11,000, यानी एक्स्ट्रा आपने निकाला है 1000, ये लोन माना जाता है, इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब आप अपनी बैलेंस से ज़्यादा बैंक से पैसे निकालो तो वो ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब आपने ओवरड्राफ्ट निकाला 1000 का, और बैंक जो एक्स्ट्रा पैसा आपको देगा वो मुफ्त में नहीं देगा, वो उसको इंटरेस्ट लगाएगा, चार्ज लगाएगा, जिसे हम ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कहते हैं। और उन्होंने आपको नहीं बताया भाई आज हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, उन्होंने लगाया इंटरेस्ट मानो 100 रुपये का, लेकिन आपको मालूम नहीं, यानी आपके अकाउंट में 100 रुपया कम हो गया, लेकिन आपको मैसेज नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जब वहाँ पर देखने गए तो तो आपको क्या मालूम था कि मेरे पास बैंक के 1,000 रुपये हैं। आप जब वहाँ गए तो बैंक ने दिखाया हमारे आपके पास 1,100 रुपये। आपने बोला यार मैंने तो आपसे 1,000 ही रुपये एक्स्ट्रा लिया था, तो बैंक ने बोला कि 100 तो इंटरेस्ट चढ़ा है, अब 1,100 रुपया आप दीजिए। तो ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तीसरा होता है इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब होता है कि जब जो आपकी डिपॉजिट्स होती हैं बैंक में, यानी जो पैसा बैंक में आपका होता है, मानिए आपके 10,000 बैंक में थे और बैंक ने आपको वहाँ से अलो का मतलब होता है जब बैंक ही आपको इंटरेस्ट दे। ठीक है, चार्ज का मतलब है जब आपको काटा जाए, जब आपके बैलेंस से काटा जाए कोई इंटरेस्ट, तो वो होता है इंटरेस्ट चार्ज। जब बैंक आपको इंटरेस्ट दे आपके पैसे पर, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट अलाउड। 10,000 में आपको 1,000 का इंटरेस्ट मिला, तो आपकी बैलेंस हो गई बैंक में 11,000, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि बैंक ने मेरे खाते में 1,000 जमा किए, आपकी कैश बुक में अभी भी 10,000 हैं। जब आप बैंक पर गए तो आपकी बैलेंस दिखाई गई 11,000, तो आपने पूछा 11,000 कैसे, तो बैंक वालों ने कहा कि इंटरेस्ट जमा हुआ है आपके खाते में, इसीलिए आपकी बैलेंस बढ़ गई है। तो ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसी तरह डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पैसे किसी के पास हैं, जिसे हम डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर।
उसने मानो कि एम पे से पैसे डाले आपके अकाउंट में, लेकिन आपको मालूम ही नहीं पड़ा, मैसेज नहीं आई या अपडेट नहीं हो कुछ किसी वजह से, या चेक डाली सीधे आपके अकाउंट में जमा की चेक, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यानी आपने उसने आपको ना फ़ोन किया, ना मैसेज भेजी, कुछ नहीं भेजा, ना बैंक ने आपको मैसेज भेजी, इसने सीधे आपके खाते में पैसे डाले और आपको मालूम ही नहीं पड़ा। मानिए कि आपकी बैलेंस थी बैंक में 10,000 और उस कस्टमर ने जिसके पास आपके पैसे थे उसने 5,000 डाले, तो आपकी बैंक में बैलेंस 15,000 हुई, लेकिन आपके कैश बुक जो कि आप मेंटेन कर रहे हो, आप अभी भी वहाँ पर 10,000 ही दिखा रहे हो। आप जब बैंक पर गए तो देखा कि 15,000 बैलेंस हुई, आप हैरान हो गई कैसे? तो बैंक वालों ने बताया कि एक कस्टमर आया था, यहाँ एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में 5,000 डाले हैं। तो ये होती है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऐसे भी होती है क्यों कि आपको मालूम ही नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। इन्हीं वजह से कैश बुक और पासबुक में जो है डिफरेंसेस आती है। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है डिफरेंस होने की? और ये वजह है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय बैंक। ये आपके लिए आसान समझना है कि आप समझो कि आज के दौर में आप कोई एप्लीकेशन है, उस पर आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, यानी एक महीना हुआ बैंक आपको विदाउट इंटीमेशन, क्योंकि ये आपका एग्रीमेंट माना जाता है कि एक महीने के बाद आपके पैसे कट जाएंगे, तो बैंक ने आपको 1,000 काटा आपके अकाउंट से एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन के लिए महीने के बाद, लेकिन आपको मालूम या भूल गए, आपने काटा ही नहीं। आप जब गए बैंक पे तो आपका जो बैंक बैलेंस 1,000 कम है। क्यों कम है? क्योंकि स्टैंडिंग, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि आपने ऐप के द्वारा बैंक को इन्फॉर्म किया हुआ है कि एक महीने के बाद सब्सक्रिप्शन की तरफ 1,000 काटा जाए। या कोई आपने लोन लिया है या कोई चीज़ ली है ईएमआई पर, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि एक महीने के बाद मेरे अकाउंट से इतने पैसे काटे जाए, तो वो ईएमआई, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो कस्टमर को कभी कभी ये मालूम नहीं रहता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं, तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाती है। और डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक्स डिपॉजिट बाय द बिजनेस बट रिटर्न अनपेड बाय द बैंक। क्यों? इनसफिशेंट फंड्स होती है। इनसफिशेंट फंड्स यानी आपने बैंक में, आपको किसी ने चेक दिया, आप गए बैंक में, मानो कि आपने 10,000 की चेक बैंक में डाली, आप आए घर और दिखाया कि आपकी बैलेंस 1 लाख थी बैंक में आपके हिसाब से, आपने चेक डाली 10,000 की अपने अकाउंट में, बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट में जमा करना, तो आप आए घर, आपने लिखा मेरा बैलेंस हो गया 1,10,000, तो आपने लिखा कि मेरे अकाउंट में जमा हो गया 1,10,000, लेकिन बाद में पता चला जब आप बैंक के पास गए, बैंक पासबुक लाने गए, पासबुक अपडेट करने गए या स्टेटमेंट लाने गए या ई स्टेटमेंट जनरेट किया, तो आपको पता लगा कि मेरी बैलेंस बैंक में अभी भी 1 लाख ही है। तो आप बैंक के पास पूछने गए कि मैंने जो 10,000 की चेक डाली थी वो जमा क्यों नहीं हुई है, तो वो बोलते हैं कि डिसऑनर हुई है चेक, क्योंकि उसमें फंड्स नहीं थे, या तो गलत सिग्नेचर था, या कोई और वजह थी कि चेक डिसऑनर हुई। इन बेसिस पर यह भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और क्यों आती है इसमें वेरिएशन? वो है एरर इन कैश बुक। कैश बुक में कोई गलती होगी, या तो रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड किया है, जैसे मैंने पहले भी बताया 500 लिखने थे किसी के नाम पर, आपने 5,000 लिखे, 5,000 लिखने थे तो 500 लिखे, या कोई और गलती, ए के अकाउंट से पैसे काटने थे तो बी से काटे। तो ये एरर्स है जो कैश बुक में आती है। ओमिशन, मतलब ओमिशन क्या होता है कि एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। डबल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी आपको एक बार 500 काटना था, आपने 2 बार काटा, यानी आपने 2 बार जब काटा तो 1,000 रुपये काटा, तो एक्स्ट्रा कितना काटा? 500 काटा। यानी आपने किसी को 500 दिए, तो आपने कैश बुक में देखा, चेक के द्वारा दिए, तो आपने दिखाया कि मेरे बैंक अकाउंट से 500 माइनस हुए, लेकिन बैंक वालों ने 2 बार आपके अकाउंट से पैसे काटे। इसका मतलब उन्होंने 500 पहले काटा
और दूसरे बार भी 500 काटा, यानी 1000 काटा, तो एक्स्ट्रा कितना काटा, 500 एक्स्ट्रा काटा। तो ये है डबल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसी तरह एरर इन बैंक स्टेटमेंट, कोई और एरर भी हो सकता है बैंक स्टेटमेंट जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक एग्री नहीं कर रही। इसी तरह बैंक से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, रॉन्ग क्रेडिट और डेबिट हो सकते हैं, पोस्टिंग एरर हो सकते हैं, डालने थे पैसे ए के अकाउंट में, डाले हैं बी के अकाउंट में, तो ये मिस्टेक्स भाई यहाँ दूसरी मिस्टेक इसमें होती है बैंक की तरफ से। ये भी एग्ज़ाम में पूछा, याद रखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गलती से आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया बैंक के दौरान, गलत क्रेडिट किया, उनको किसी और के अकाउंट में पैसे डालने थे, आपके अकाउंट में चले गए हैं। और याद रखना पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्या इस एंट्री के लिए अकाउंटिंग बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री की ज़रूरत होती है, तो याद रखिए नहीं होती है। नॉट, एडजस्टमेंट इज़ नॉट डन फॉर दिस टाइप ऑफ एंट्री। अब बैलेंस, जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये समझे हमने कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कहाँ आते हैं, क्यों डिफ़र करता है पासबुक और कैश बुक, ये हमने समझा यहाँ तक। अब हमें जो यह बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करना है, लेकिन प्रिपेयर करने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स जो आपको ज़रूरी समझने होंगे, तो वो मैं पहले आपको समझाऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको प्रिपेयर समझने हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो पहला है बैंक रिकन्सिलेशन। सो हमने पढ़ा कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिफरेंसेस रिकॉर्ड करता है कैश बुक और पासबुक के दरमियान ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो यह याद रखिए कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, रोज़ नहीं बनाया जाता है। और कौन बनाता है बीआरएस, तो याद रखिए कस्टमर बनाता है, बैंक नहीं बनाता है। कस्टमर अगर खुद न बनाता तो उसका अकाउंटेंट बनाता है। अगर अकाउंटेंट का भी वहाँ पर लफ्ज़ नहीं दिया गया होता तो बिजनेस बनाता है। को जिसका अकाउंट होगा बैंक में वही बनाएगा, बैंक नहीं बनाएगा। जिसका अकाउंट बैंक में होगा वो बीआरएस बनाएगा। शॉर्ट में, जिसका अकाउंट बैंक के पास होगा तो बीआरएस भी वही बनाएगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वही बनाएगा। अब पॉइंट्स क्या है, तो बैंक रिकन्सिलेशन। दूसरा कैश बुक। कैश बुक आपको पता है मेंटेन करता है कौन, बिजनेस करता है मेंटेन। और जो टैली होता है कैश बुक और पासबुक का, वो होता है कैश बुक का बैक कॉलम और पासबुक किसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करने के लिए पासबुक और कैश बुक का बैंक कॉलम टैली किया जाता है, ये भी याद रखिए। इसी तरह पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, मैंने ये भी बोला इसको, हम पासबुक ही बैंक स्टेटमेंट है, या आज के दौर में ई स्टेटमेंट, ये भी पासबुक ही है, वन एंड सेम है। कस्टमर का रिकॉर्ड होता है किसके पास, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर इन बैंक अकाउंट्स, इन अकाउंट्स ऑफ बैंक, तो याद रखिए बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है या ई स्टेटमेंट है। आप देखिए फेवरेबल बैलेंस, ये भी वर्ड याद रखना ताकि आप बीआरएस को समझो अच्छी तरह। फेवरेबल, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, मैं बात करता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक याद रखना, कैश बुक जो होता है ये एसेट है, और जब एसेट्स अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है तो इसका मतलब एसेट मौजूद होता है। तो आप मानिए, ऐसा मानिए कि अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है आपका कैश मौजूद है कहाँ पर, बैंक में। क्वेश्चन भी ये आता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश क्या होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश का मतलब होता है कि कैश इज़ अवेलेबल। तो हमने समझा कि चूँकि कैश अकाउंट भी क्या है, एसेट अकाउंट, जब भी एसेट अकाउंट्स में डेबिट होता है इसका मतलब एसेट मौजूद होता है। इसी तरह से जब कैश में डेबिट दिखाएगा तो इसका मतलब होता है हमारा कैश मौजूद है कहाँ पर, बैंक में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक रिप्रेजेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है बैंक बैलेंस को, यानी कैश एट बैंक को रिप्रेजेंट करता है डेबिट बैलेंस इन कैश। तो ये फेवरेबल माना जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस से। तो अनफेवरेबल किसके लिए होगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके डालेंगे कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कस्टमर के लिए फेवरेबल है तो ये अनफेवरेबल किसके लिए होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ कस्टमर से अनफेवरेबल होगा बैंक के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम पैसे डालते हैं अकाउंट में तो हमें मैसेज आती है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड।
योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब जितनी क्रेडिट बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में होगी वो हमारे फेवर में होगी। तो डेबिट बैलेंस इन कैश बुक फेवर होता है, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक भी फेवरेबल होता है। तो बैंक में जब जितना क्रेडिट आ जाएगा उतना हमें खुशी हो जाएगी। इसका मतलब वो अकाउंट, वहाँ की क्रेडिट बैलेंस हमें फेवर करती है। ठीक है, क्यों? तो शॉर्ट में समझिए कि जब डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक में, इसका इन दोनों का मतलब सेम है कि देयर इज़ अ कैश अवेलेबल इन माय अकाउंट और देयर इज़ अ कैश अवेलेबल एट बैंक इन माय अकाउंट। तो ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मीनिंग सेम है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। तो वो कब होगी? जब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस को हम अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा कैश बुक के टर्म्स में कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं रहे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहे हैं। एडिशनली ये हुआ है कि मैंने जितनी पैसे अवेलेबल थे उससे ज़्यादा बैंक से निकाले हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया? जब हम, ये ओवरड्राफ्ट कौन सी कंडीशन होती है? जब हम अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट बैंक से निकालते हैं। तो ओवरड्राफ्ट बैंक कब देता है? जब हमारी बैंक में फेथ अच्छी हो। जब हमारी फेथ बैंक में अच्छी हो तो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने 10,000 का चेक दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस सिर्फ 9,000 है। मेरी फेथ के बेसिस पर बैंक चेक वापस नहीं करेगा, बल्कि वो चेक को क्लियर करेगा और मेरे नाम पर 1,000 की लेबलिटी बैंक में आएगी। इसका मतलब मेरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 1,000। जो ये 1,000 एक्स्ट्रा मेरी तरफ से बैंक ने दिया है कस्टमर उस चेक वाले को, तो वो लोन कहलाएगा। तो उस लोन को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में, अभी हमने डेबिट बैलेंस इन कैश बुक बनाया फेवरेबल, तो क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक हो गया अनफेवरेबल। अभी हमने बोला कि क्रेडिट, क्योंकि जब हम अकाउंट में डालते हैं पैसे या हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमें बैंक की तरफ से मैसेज आते हैं योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। और जब हम किसी को फ़ोन पे से या किसी को चेक देते हैं तो जब मैसेज आती है तो हमें आती है मैसेज योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो इसका मतलब जब हम डेबिट बैंक से सुनते हैं तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। इसका मतलब अनफेवरेबल है। क्या है? अनफेवरेबल। तो डेबिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब होता है कस्टमर ने क्या निकाला है? पैसे निकाले हैं बैंक से। और जब डेबिट बैलेंस दिखाएगा पासबुक, इसका मतलब कस्टमर ने ज़्यादा पैसे निकाले हैं, अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा पैसे अकाउंट। यानी अगर आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखाता है तो इसका मतलब है आप अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा पैसे कहाँ से निकाले? बैंक से। तो वही जब अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा पैसे बैंक से निकाले जाएं तो उसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है बैंक की तरफ से, कर्जा होता है बैंक की तरफ से, और उस ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। और एक टर्म है आउटस्टैंडिंग चेक्स की। आउटस्टैंडिंग चेक किसे कहते हैं? इसके ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटस्टैंडिंग चेक का नाम क्या होता है। ये आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब होता है वो चेक जो बिजनेस ने किसी को दी, लेकिन वो जिसको चेक दी गई वो बैंक में नहीं लेके गया वो चेक, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, या कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, या कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये लैंग्वेज समझना ज़रूरी है BRS समझने के लिए। इसके बाद है डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि आप बैंक में कैश लेके गए या चेक लेके गए, लेकिन जिस दिन आप स्टेटमेंट लाने गए हो उस दिन तक वो आपके अकाउंट में जमा नहीं हुए हैं। तो इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, या बोलते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, या बोलते हैं चेक्स कलेक्टेड बट नॉट क्रेडिटेड, या बोलते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। यानी अभी ये आपके अकाउंट में जमा नहीं, ट्रांजिट में है, बीच में अटके हुए लटके हुए हैं, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट कहते हैं। दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट,
अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर एज अ लैंग्वेज भी ये यूज़ होती है। तो हमें ये माना याद रखना चाहिए कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट का दूसरा नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। ये कौन सा है? दिस इज़ द मनी और चेक डिपॉजिट इन द बैंक एंड रिकॉर्ड इन द कैश बुक। यानी जब जो ही आपने अकाउंट बैंक के पास पैसे, बैंक में पैसे डाले, ने पे इन स्लिप लिखा, उसमें लिखा कि मैंने इतना कैश डाला और बैंक वाले को दिया, लेकिन उसने उस बैंक पे इन स्लिप को कहीं पर रखा 2 दिन 5 दिन, आप जब स्टेटमेंट लाने गए तो आपके अकाउंट में वो पैसे आई ही नहीं है। जब मालूम हुआ तो पे इन स्लिप अभी क्लियर नहीं हुई थी। पे इन स्लिप का मतलब, पे इन स्लिप कब लेते हो आप? जब आप बैंक में कैश भरते हो तो वहाँ से आप पे इन स्लिप एज एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते हो, जो पे इन स्लिप आप भरते हो, तो वो अभी क्लियर नहीं की गई। तो सच इज़ द डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी आपने डिपॉजिट की लेकिन वो अभी ट्रांजिट में ही है, लटकी हुई है। और उसके बाद है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होती है? एटीएम चार्जेस हैं, जो दूसरी चार्ज यानी ओवरड्राफ्ट निकाला मैंने उसकी चार्ज यानी इंटरेस्ट चार्जेस हैं। आपको आप अकाउंट मेंटेन, आपको मिनिमम बैलेंस रखनी थी, नहीं रखा तो उसका चार्ज है। अकाउंट मेंटेन करने का चार्ज है, एटीएम का चार्ज है, ऑनलाइन ऐप यानी ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलियत आपको बैंक देता है, जिन्हें हम सर्विसेज कहते हैं, उनकी चार्ज लगाते हैं। तो वो सारे किस में आते हैं? बैंकिंग चार्जेस में, बैंकिंग चार्जेस में है। तो जब आपको टर्मिनोलॉजी में लिखा गया है, थ्योरी में लिखा जाए कि बैंक चार्जेड, इसका मतलब बैंक ने पैसे काटे हैं आपके खाते से। और जब लिखा होगा इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड का मतलब होता है कि आपके खाते में पैसे डाले गए हैं बैंक के द्वारा, बैंक ने आपके खाते में पैसे जमा किए हैं, तो वो होती है उसमें लैंग्वेज इंटरेस्ट अलाउड। ये सीखना बहुत अहम है ताकि आप बीआरएस को क्लियरली समझ सकें। ये कहाँ होता है? अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन राइज होता है, जो पूछा गया है, पूछा जाता है कि बैंक चार्जेस कहाँ पहले अपियर होंगे। तो बैंक चार्जेस चूंकि बैंक खुद चार्ज करता है, तो बैंक पहले लिखने वाला होगा। तो पहले कौन लिखेगा ये बैंक चार्जेस? बैंक, यानी बैंक पासबुक में अपियर होंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि पहले कहाँ अपियर होगा बैंक चार्जेस? तो पहले बैंक पासबुक में अपियर होगा। जो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है, ये भी कहाँ पर पहले अपियर होगा? बैंक पासबुक में ही अपियर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट्स भी मैंने आपको बताया कि जो ओवरड्राफ्ट कौन सा अमाउंट होता है, जब हम अपने अकाउंट से अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकाले तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन होता है, उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट लगाएगा, तो वो हो गया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यानी आपने 1,000 रुपये अलावा निकाले हैं अकाउंट से, यानी आपके अकाउंट में 9,000 ही थे, आपने 10,000 निकाले, यानी 1,000 एक्स्ट्रा निकाला, उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और ये शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक आपको इस पर इंटरेस्ट लगाएगा। मानिए कि 10% का इंटरेस्ट लगाया, तो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 100 रुपये चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक। अब डेबिट क्या क्या करेगा, क्या क्या काटेगा आपके अकाउंट से बैंक पासबुक में डेबिट की जाती है। अब है डायरेक्ट डिपॉजिट पे कस्टमर। कोई कस्टमर है जिसके पास आपके पैसे थे, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाले, आपको बताया ही नहीं, तो बैंक पहले उसको रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि आपको उसने इन्फॉर्म नहीं किया है, आपने कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले भी बताया है कि पहले ही बैंक को कस्टमर ये इंस्ट्रक्शन रिटर्न में होती हैं या एग्रीमेंट में होती हैं कि रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिक बिल आप एट द एंड ऑफ मंथ काट लीजिएगा। और जब बैंक काटता है वो पूछता नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो कस्टमर को पता नहीं चला कि मेरे अकाउंट से इसलिए पैसे काटे हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो ये वाले भी पहले बैंक ही रिकॉर्ड करते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक भी मैंने समझाया कि कब डिसऑनर होती है चेक। डिसऑनर मतलब आप ये बोलती है चेक रुस्वा होकर आई है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या गलत सिग्नेचर हुआ था, या स्टील चेक थी। स्टील चेक का मतलब क्या होता है? स्टील चेक जो होती है ये इनवैलिड होती है। इनवैलिड कब होती है चेक? जब ये अपना टाइम पीरियड नॉर्मली होता है 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, जितना भी होगा, ये डिपेंड्स अपॉन
जो बैंक होती है उनकी क्या पॉलिसी होगी, 6 मंथ्स में चेक इनवैलिड हो जाएगी या 3 मंथ्स वाट एवर, वो स्टिल चेक होती हैं जब ये अपने जो टाइम पीरियड को क्रॉस करेगी, यानी 6 मंथ्स तक या 3 मंथ्स तक चेक वैलिड रह जाती है। अगर इसके बाद किसी ने चेक बैंक में सबमिट की कि 6 मंथ्स गुजर गए थे या 3 मंथ्स गुजर गए, तो ये स्टिल चेक है, इनवैलिड चेक है, याद रखना, इनवैलिड चेक। तो ये इन कैश नहीं होती है, तो इन कैश। दूसरा होता है पोस्ट डेटेड चेक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट डेटेड चेक एंड स्टील। स्टील का मतलब है इसने वो जो टाइम पीरियड है लीगलिटी का, वैलिड होने का, वो क्रॉस किया है। पोस्ट डेटेड चेक होती है वैलिड। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि आज मैंने चेक लिखी, आज की तारीख में मानो 20 जनवरी को मैंने चेक लिखा और इसमें लिखी मैंने कि इसको बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ चेक के ज़रिए से कि 30 जनवरी इसको 30 जनवरी से आप इसको पे कर सकते हो। फिर वो 1 फरवरी भी जा सकता है, यानी 6 महीने तक कभी भी जा सकते हैं, उसकी चेक वैलिड होगी। तो ये है पोस्ट डेटेड चेक, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो स्टिल चेक क्या है, इसका जो टाइम पीरियड हुआ होता है वो ख़त्म होता है। जो पोस्ट डेटेड चेक होती है कि आज की तारीख में चेक लिखी लेकिन आने वाले डेट में ये कैश हो जाएगी, तो वो क्या होती है पोस्ट डेटेड चेक। स्टिल चेक इनवैलिड होती हैं लीगलिटी के हिसाब से। तो एरर्स इन कैश बुक ये भी मैंने बताया, रॉन्ग अमाउंट है, ओमिशन है, यानी इस तरह डबल एंट्री है। एरर्स इन पासबुक क्या हो गया, रॉन्ग क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, पोस्टिंग एरर हुआ है, यानी गलत अकाउंट में डाला है या गलत अमाउंट डाला है, ठीक है। तो ये होती है एरर्स जिनको। और है दूसरा चेक्स डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। ये भी हमने समझाया कि हमने चेक डिपॉजिट की है, कहाँ की है डिपॉजिट, बैंक में, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ड्राई बैंक, मगर वुन छन बैंकन त्रेम सैंस अकाउंटस मज कह। इस फिर क्या कंडीशन गम, चेक आज डिपॉजिट गम, युथी मे चेक त्रो बैंक बह आउस घर लिख मे 10,000 आए मेनिस अकाउंटस, मगर बैंकन छन वुन त्रमित कह। तो हुआ क्या होगा, कैश बुकस मज हावान ज़्यादा बैलेंस, पासबुकस मज क्या तेल कम बैलेंस। इसी तरह चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जिसको मैंने अभी बोला दूसरे नाम आउटस्टैंडिंग चेक। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या है, बैलेंस वार क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट। ये भी पूछा जाता है क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये आप लेजर कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, लेजर में भी अच्छी तरह पढ़ाते हैं कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड। जब कैश बुक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट जो होता है वो एसेट होता है अकाउंट, जो मैंने पहले भी बताया, जब एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होती है इसका मतलब कि एसेट मौजूद है। अगर एसेट अकाउंट में क्रेडिट होती है तो इसका मतलब एसेट क्या हो गया है, ख़त्म। कैश के सिनेरियो में, कैश बुक के सिनेरियो में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, कैश बुक के सिनेरियो में क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका कैश मौजूद ही नहीं है, बल्कि आपने मौजूद के अलावा जो लिया है वो कर्ज हो गया है, तो वो ओवरड्राफ्ट बन जाती है। इन कैश बुक ओवरड्राफ्ट के अलावा डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि अगर कैश बुक में आपका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है आपका कैश मौजूद है, इट्स अ फेवरेबल बैलेंस। एंड रिकन्सिलेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग एंड एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस। कि अच्छी करेक्ट बैलेंस तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, रिकन्सिलेशन। तो ये था आज का क्लास। कल हम सीखेंगे कि BRS बनाएंगे कैसे।